जय हिंद दोस्तों। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उस हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग का कमेंट्स रहता है कि काफ़ी इतना लेट क्यों जो है सो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि कृषि का सीज़न चल रहा है, खेती बाड़ी के, तो उसमें उसको भी देखना पड़ता है और फिर इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी इसी में लगाते चलते हैं, तो थोड़ा सा इसमें डिले 1-2 दिन हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही सबसे छुटकारा होते हैं तब पर डे आप लोग का जो है यानी एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट जल्दी कवर हो जाएगा। और प्रयास हम करेंगे यह भी कि आप लोग को एक दिन में कभी हो सकता है तो 2 प्रैक्टिस सेट भी हो जाए। ठीक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को इसमें सोल्यूशन देखने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन के साथ, पूरा व्याख्या के साथ। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। सभी का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो सभी का पीडीएफ जो है आप लोग फ्री में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिए हैं और जो है कमेंट सेक्शन में होता है वहाँ पर भी हम आपको पिन कर चुके हैं। ठीक है, और डायरेक्ट चाहे तो आप जो है सर्च करके भी अध्ययन सागर वाला जुड़ सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप लोग का अपना प्यारा सा परिवार अध्ययन सागर यूट्यूब फैमिली में। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो ये रहा हम लोग को पहला नंबर सवाल सेट नंबर 4 के साथ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ऐसा उद्घाटन जो है वो किस तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब है क्या? ठीक है, तो ये टी-शील्ड साइबर जो सिक्योरिटी है इसका उद्देश्य एक ही है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहते थे इसके माध्यम से। इसीलिए तेलंगाना की जो पुलिस है उन्होंने यह शुरू किया था। वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो जितने भी सारे अधिकारी हैं, उन सभी को साइबर अपराधों से निपटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? तो तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुआ था। और यह किससे अलग हुआ था? तो यह अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। ठीक है, तो और इसकी अभी भी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। लेकिन जिस समय यह अलग हुआ था तो 10 साल तक यह कहा गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी जो है वो आंध्र प्रदेश ही रहेगा। लेकिन जब यह 10 साल कंप्लीट हो गया तो इसे अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये अमरावती को शिफ्ट किया गया है। अमरावती को शिफ्ट किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं के लिए फंड आकर्षित करने के मामलों में कौन सा राज्य देश में सर्वप्रथम स्थान है। यानी आरबीआई यह देखा है पिछले कई सालों से कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा फंड निकाले जाते हैं, योजनाएं निकाली जाती हैं, उन सभी को योजनाओं को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से वह कौन सा राज्य है जो सभी फंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सबसे पहले लागू भी करता है। तो वो ऐसा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। कौन बन चुका है? उत्तर प्रदेश बन चुका है कि केंद्र सरकार कोई भी योजना को निकाले, कोई भी योजना को लागू करो, सबसे पहले उसको फॉलो करने का काम करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला। और यहाँ पर देख लें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखता है। किसमें? तो प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या, यानी कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिल पूछेगा तब पर भी कहाँ है? तो चीनी मिल हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में। चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजन किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस को सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ये ओडिशा की राजधानी। ठीक है, तो ओडिशा की राजधानी कौन हो जाएगा? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस को घोषित किया गया। इसका आयोजन जो है 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक किया गया था। इसका आयोजन
इसका आयोजन कब किया गया था? तो 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच किया गया था 2025 में ही, ठीक है, 2025 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 2015 कहते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो इसको याद करते हुए इसे हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी, ये भी याद रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का मान्य चिवारी पंचायत को मिला है और यह किस राज्य से संबंधित है? ये जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मान्य चिवारी पंचायत को मिला है, यह पंचायत आखिरकार किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में है? तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने की समझौता किया है? तो न्यू कैलेडोनिया राज्य कौन सा देश के अंदर बनने वाला है और इसकी मांग जाहिर किया जा रहा है? तो ये फ्रांस के अंदर जो है न्यू कैलेडोनिया एक राज्य के रूप में बनाने की मांग किया जा रहा है, ये भी फ्रांस के अंदर। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन यानी कि यह स्थित जो है ये प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा महासागर है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और प्रशांत महासागर का निर्माण क्यों हुआ था? तो जो उल्का पिंड गिरा था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड जो गिरा था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने के कारण ये प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। और प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर के रूप में जाना जाता है और सबसे बड़ा महासागर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया वर्ष 1853 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। न्यू कैलेडोनिया पर 1853 में जो है वो न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। और अब यह जो है यह कह रहा है कि हमें एक अलग राज्य की मान्यता मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो जाएगा? चेन्नई। तो चेन्नई में जो है 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान ASIAN आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आसियान एक संगठन है, ये भी आप लोग को याद रखना है कि आसियान एक संगठन है। इसकी स्थापना मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुआ था। और आसियान का हम आपको बता देते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हो जाएगा जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। लेकिन अब इसे नया राजधानी जो है वो नुसंतारा को शिफ्ट करने वाला है। तो ये भी याद रखिएगा। और नुसंतारा इसीलिए क्योंकि जकार्ता जिस द्वीप पर ये राजधानी है वहाँ थोड़ा सा समुद्र का लेवल देख रहे हैं कि हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रहा है। हमारा विश्व में तापमान बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्लेशियर यानी बर्फ पिघल रहे हैं और समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण जितने भी सारे समुद्र के नज़दीक या समुद्र के किनारे या समुद्र में द्वीप हैं वो जो है वो धीरे धीरे उसका लेवल पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो ये डूबते जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है नुसंतारा जैसे अपने नया राजधानी को शिफ्ट करने वाला हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर 7 कहता है प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूली और आंगनवाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रवासी श्रमिक जैसे कि अभी आप लोग हाल ही में देखे हैं कि हम लोग को बिहार में चुनाव हुआ तो वही हुआ, न हम लोग शिक्षा देखे, न एजुकेशन देखे, न हम लोग काम देखे, डायरेक्ट जातिवाद होते आ रहा है। जातिवाद वोट हम लोग ने किया और फिर जो प्रवासी हैं वो फिर बिहार छोड़ करके पलायन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रवासी जो श्रमिक जाते हैं बाहर कमाने के लिए, उनके बच्चों को स्कूली और आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार ने यह कदम उठाया है कि इनके लिए एक योजना लॉन्च किया और इस योजना का नाम है ज्योति योजना। क्या नाम है? ज्योति योजना, उस योजना का नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दीपम 2.0 योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया। सुभद्रा योजना, यहाँ पर आप लोग को सी में दिख रहा है सुभद्रा योजना, और सुभद्रा योजना जो है 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्रगति पथ योजना आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो प्रगति पथ योजना का जो शुरुआत है ये नियोजिता मोहिता योजना की शुरुआत के उद्देश्य से इसको बाल विवाह को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। और शुरू करने वाला वो राज्य कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जरूर कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो सक्षम ऐप को जारी करने वाली संस्था हो जाएंगी भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन हो जाएंगे, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और इसका जारी करने का उद्देश्य क्या था? तो भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया यह ऐप 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 40% विकलांग को घर से वोटिंग करने के लिए यह ऐप को जारी किया गया था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी किया गया है। अब इसमें देखा जाए कि वैश्विक सूचकांक तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक भूखमरी 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये वोल्टर हंगर लिफ जारी करता है। 105वां इसका जो है तो भारत का स्थान रहा। जबकि वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर हम लोग अन्य देख लें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत का 38वां स्थान है। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 151वां है। और ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में ग्लोबल पावर सूचकांक में भारत का स्थान 4था है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे कहते हैं IGCAR का निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ये चंद्रशेखर गौरीनाथ है जो करहाडकर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से कुछ CEO देख लेते हैं। हाल ही में रिसेंटली जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल। ठीक है, वायुसेना के जो अभी हाल ही में उप प्रमुख नियुक्त किए गए, वायुसेना के उप प्रमुख, वो उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वरी तिवारी जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे कहते हैं NCB, इसके जो महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग को जो है सो बनाया गया है, ठीक है, तो ये है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसका फुल फॉर्म होता है। और सिडबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? सिडबी के जो महानिदेशक हैं, सिडबी के महानिदेशक किसे पर या प्रबंध निदेशक कह सकते हैं, तो मनोज मित्तल को बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो CEO हैं वो अरुण बंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 11। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो ये बन चुकी है अवनी लेखरा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है। और अवनी लेखरा ने पदक कौन जीता है? ये
टोक्यो 2020 में एक गोल्ड मेडल जीते थे और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। जबकि पेरिस वाला में जो हुआ था, पेरिस 2024 में, तो पेरिस 2024 में एक गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो प्रथम भारतीय एथलीट्स बन चुके हैं वो है अवनी लेखरा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जारी किया गया है। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि देखने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया? तो यहाँ पर 500 से अधिक परसेंटेज रोगियों में HIV का लक्षण देखने के कारण यहाँ पर जो है इस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। वो कंट्री कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस से आप लोग को करेंट याद रखना है कि फिलीपींस का प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण और सेकेंड चरण जो है ये इसका अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का ब्रह्मोस का जो है वो खेप निर्यात किया गया है। किसके? तो ब्रह्मोस का जो है निर्यात वो फिलीपींस को बेचा गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो भारत जो है चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा और इसमें किस देश के स्पेस एजेंसी का जो है वो सपोर्ट ले रहा है? तो ये जापान का। किसका? जापान। तो जापान, अब जापान का राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी जो हो जाएगा टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो। इसकी मुद्रा अगर पूछे तो इसकी जिस तरीके से हमारे देश में रुपया चलता है तो यहाँ पर चलता है येन। यहाँ पर सांसद का नाम क्या है? तो यहाँ के सांसद भवन को नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट नाम है। ठीक है, डाइट नाम है, ये याद रखिएगा। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम पटका था, आप लोग को याद ही होगा। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका है, एक पटका था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा पटका था 9 अगस्त 1945 को। इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आसान तरीका है, ये देखिए 6 में आता है ह, तो कौन सा द्वीप पर हो जाएगा? तो ह से हिरोशिमा द्वीप पर, हिरोशिमा द्वीप पर पटका था। ठीक है, 9, तो 9 से आता है 9 और 9 से नागासाकी, 9 से नागासाकी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 6 अगस्त को कौन सा बम, तो देखिए 9 से 6 छोटा है, तो छोटा को लिए हो जाता है लिटिल बॉय। कौन सा हो जाएगा? लिटिल बॉय हो जाएगा। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का होता है। और फैटमैन, तो 6 से 9 है, तो 6 से 3 कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो 9 से हो जाएगा फैटमैन, क्योंकि 9 से मोटा है, 6 से मोटा है 9। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जापान का जो स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो उसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा नाम है, और अंग्रेजी में देखेंगे तो JAXA होता है, जाक्सा होता है। ठीक है, चलिए। और चंद्रयान 4 मिशन जो है 2027 तक लॉन्च करने के लिए अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च हो जाएगा, तो ये 2027 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को यूरोप में पड़ता है, इसकी मुद्रा रूबल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 15, हाल ही में किस नदी के सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल जो है, टर्टल यानी कछुआ को फिर से नदी में लाया गया है? तो इस नदी को प्रदूषण को देखते हुए यहाँ जो है गंगा नदी में कछुआ को लाया गया है, ताकि इसको प्रदूषण को कम किया जा सके और इसको जो है सफाई में काफ़ी इससे योगदान हो सके। तो टर्टल को गंगा नदी में उतारा गया। गंगा नदी की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और गंगा नदी के भारत में लंबाई है 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर 16 कहता है कि 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम इस बार का क्या रहा? तो 16 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर
वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। जबकि 2024 का थीम क्या रहा था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रहा। तो ये वाला जो देख सकते हैं ये रहा हम लोग का, ये योगा फॉर वन हेल्थ वन, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जब ये 2025 का था, ये हम लोग का 2025 का हो जाएगा, ठीक है। और जबकि योगा फॉर, ये हो जाएगा योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी एंड सेल्फ सोसाइटी, तो ये 2024 का रहा, ये 2024 का रहा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कहता है निम्नलिखित में से किन दो देशों के में 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया गया है। तो 2026 में जो आईसीसी T20 क्रिकेट होने वाला है पुरुषों वाला, ये किस देश जो है होस्ट करने वाला है, कौन सा देश इसका होस्ट करेगा, तो ऐसा भारत और श्रीलंका मिलकर के करेगा। तो अब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। तो ऐसा जो किया है वो भारत ने किया है, हमारा अपना देश की जो सैनिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 कहता है अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो 2024 में ये दाना नामक चक्रवात आया था और इस तूफान से प्रभावित होने वाला कंट्री कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये हो जाएगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, हमारा अपना ही राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तटीय मैदान है इसका, तूफान से ये प्रभावित हुआ था। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर सवाल है हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर कौन रहा। तो अभी 2025 में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया था और इसका जो क्या कहते हैं शुभंकर, इसका जो शुभंकर रहा यानी मस्कट जो रहा वो कौन रहा, तो इसका शुभंकर था चांद, क्या था, चांद था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 17 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में होने वाले 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसका शुभंकर जो है चांद रखे थे और हॉकी का अनावरण किया गया था, ठीक है। और यह टूर्नामेंट 29 अगस्त लास्ट तक चलने वाला था और यह राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती से शुरू हुआ और 7 सितंबर 2025 तक ये खत्म हो गया। जो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगे कहते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप कितने राशि देने की जो है सो फैसला किया गया। तो जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है इसके तहत जितने भी सारे स्नातक पास हैं उन सभी स्टूडेंटों को कितने रुपए का राशि दिया जाएगा, तो ये राशि दिया जाएगा 6,000, कितना, 6,000 राशि इनको दिया जाएगा इंटर्नशिप के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। हाल ही के आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरातन स्थल से प्राप्त किए गए हैं। तो ये प्राप्त किए गए हैं बनवाली से, बनवाली से। और ये बनवाली है कहाँ आखिरकार, तो देखिए बनवाली जो है ये हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जौ तांबे का बनागरा ये सब कहाँ से मिला है, तो बनवाली से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से आयताकार अग्नि मिला है। वेदिकाएं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कांच की मिट्टी, चूड़ियाँ, सिलबट्टा, जूती, कपड़े की छाप, मणिके एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रक्रियात्मक समाधियाँ यहीं से मिले। जबकि लोथल से पूछा जाए तो लोथल से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो लोथल बंदरगाह, यहीं से बंदरगाह, धान का, चावल का, बजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, ये सब यहाँ से मिला है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनवाली से मिला है, ठीक है। तो ये हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। चलिए तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ कहता है अशोक, और अशोक का जो है वो देवनागरी इंडिया हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी ए का हो जाएगा 2। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त अश्वमेध ने करवाया था, तो ये हो जाएगा 2 का 1, बी का 1 हो जाएगा। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो महेंद्र द्वितीय ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इसका चंद्रद्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य, और कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो महेंद्र द्वितीय थे। तो यानी कि इसका हो गया 3 का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, यानी कि ये हो गया 21, 43,
2143, तो 2143 किस ऑप्शन में है? 2143 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली वायसराय इनमें से कौन थे? तो वो पुर्तगाली वायसराय थे नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर होगा। नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में कोचीन की राजधानी जो है, यानी कि इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ये पुर्तगाली था, सबसे पहले आने वाला भी पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय का शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1974 को, 22 अक्टूबर 1974 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से 60 तक चला था, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ब्रिटेन तथा फ्रांस के द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था चीन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? चीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1856 से 60 तक ये चला था। और ये तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध जो है, यह तीर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम जो हुआ था 1526 में, 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, 1556 में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। तो मराठों को तृतीय युद्ध में पराजित किसने किया था? तो ये किया था अफगानों ने, अफगानों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 1761 में ये युद्ध चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये कहाँ दिया गया था? तो मलाया पर। कहाँ पर? मलाया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये मलाया पर दिया गया था। ठीक है, 1 सितंबर 1912 को पहली डिवीजन का गठन किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का क्या कारण था कि जो एक ब्रिटेन का जहाज जा रहा था, उस जहाज पर जो है वो जापानी सैनिक ने हमला कर दिया था, जापानी सैनिक ने हमला कर दिया था। और उसमें उस जहाज में जो थे वो अमेरिका के भी नागरिक सवार थे, जिसके कारण क्या हुआ कि देखिए, युद्ध होता है तो आम जनता के नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आम नागरिकों को देख रेख नहीं होनी। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि जो लड़ाई हो रहा था ब्रिटेन से द्वितीय विश्व युद्ध में, अमेरिका उस समय शामिल नहीं था। लेकिन एक ब्रिटेन का जहाज़ था, उस पर भारतीय कहते हैं अमेरिकी नागरिक भी सवार थे, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी उसमें काफ़ी मारे गए। तो फिर भाई सरकार को जवाबदेही बन जाता है कि सरकार हाथ पर तो हाथ रख के बैठ नहीं सकता। तो अमेरिका पगला तो जन्मे करते हैं, ये उठा ना पूठा, ये भी युद्ध में शामिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध आने का यही रीजन था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब? तो ये तो 1914 से 1918 में चला था। दूसरा ये प्रथम विश्व युद्ध चला। दूसरा युद्ध कब से? तो 1939 से, ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, तृतीय विश्व तो हुआ नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नहीं होना भी चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म कहते हैं, लेनिन जो है वो नई आर्थिक नीति लाया था, नई आर्थिक नीति। और नई आर्थिक नीति में यह कहा गया था कि अब अनाज के बदले जो है, अनाज के बदले अब टैक्स रूबल में लिया जाएगा, रूबल में लिया जाएगा। क्योंकि रूबल जो है रूस की मुद्रा है। तो ये रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने वाला जो था लेनिन था। और ये लाया कब था? तो 1921 में, 1921 में। लेकिन बेचारा का मृत्यु हो जाता है 1924 में, 1924 यानी कि 3 साल बाद 1924 में इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? लेनिन का। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था। तो 31 नंबर क्वेश्चनों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 32 कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? तो ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम देने वाले वैज्ञानिक थे लॉर्ड कैल्विन।
इसको याद रखने के लिए आसान तरीका है। ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। या ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, वो कैलोरी होता है, ठीक है। तो ऊष्मा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऊर्जा का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे ट्रांसफर न ही इसके नाश किया जाता है ऊर्जा का, ये भी आप लोग, बल्कि एक दूसरे में इसको ट्रांसफर किया जाता है, न इसे वृद्धि किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है या उसमें क्या देखने को मिलता है? तो जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें क्या देखने को मिलता है? तो ये आवृत्ति बदल जाती है। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, जबकि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटने पर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है और माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का चाल बढ़ जाती है, ये भी याद रखें। तो माध्यम का चाल बढ़ाइएगा तो उसका ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सी राशि घटती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वोल्टेज घटती है। क्या होती है? वोल्टेज राशि इसमें से घटती है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रा को वाट होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इनमें से अदिश राशि कौन सा है भाई? दाब। बाकी सभी के सभी सदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण, ये सभी के सभी कौन सी राशि है? तो ये सभी के सभी सदिश राशि है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है गॉड पार्टिकल होते हैं। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गॉड पार्टिकल। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या से हम लोग क्या माप सकते हैं? तो परमाणु की त्रिज्या से हम लोग परमाणविक आकार को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हमको पूछा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ना, जब संयोजकता पता हो तो ये दोनों में हम क्रॉस गुना कराते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस गुना कराते हैं। तो यहाँ पर कहता है ए एल्युमिनियम और यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, ठीक है। तो वे दोनों में क्रॉस गुना करा दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे AL, ठीक है, या इधर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए बराबर दे करके AL। तो AL को किसे गुना करें हैं? तो 2 से, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर है O, तो AL2 और O को गुना किए हैं 3 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, तो AL2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर AL2O3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी गैस है। तो वर्ग 18 में सभी के सभी गैस है। इसी में आपको निष्क्रिय गैस भी आता है, इसी में निष्क्रिय गैस भी आता है जिसकी संख्या 6 होती है, जिसकी संख्या क्या होते हैं? तो 6 होता है। इसी में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन भी आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी में आता है हीलियम, इसी में हीलियम आता है, इसी में नियॉन आता है, नियॉन, इसी में क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, ठीक है। इसी में जेनॉन आता है, जेनॉन, इसी में रेडॉन आता है, इसी में रेडॉन, हीलियम, नियॉन और इसी में आता है आर्गन। तो ये टोटल 6 गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार होते हैं। तो जो क्वथनांक जल रिएक्टर होते हैं और दाब जल रिएक्टर होते हैं, ये किसके प्रकार, किसके टाइप्स होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के कि परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है और अम्लीय का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो 43 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है।